हेलो बच्चों, हम लोग फिर से पहुँचे हैं एक बार फिर। अभी तक मैं 3 क्लास ले चुके हैं, जिसमें एक तो हाइड्रोजन का बताए थे कि इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि पीरियोडिक टेबल में कैसे पोजीशन कहाँ निर्धारित हो रहा है। दूसरे में भी उसी का पोजीशन ही बताए, साथ में आइसोटोप्स को बताए। और तीसरा में जाकर के जो है कि हम लोग जो कल क्लास लिए तो उसमें जाके बताए थे हाइड्रोजन का टाइप्स, कि कितने टाइप का हाइड्रोजन होता है। उसमें से हम लोग को डाई हाइड्रोजन जो है, जो गैसियस स्टेट में पाया जाता है नेचर में, उसी के बारे में देखना है कि उसको जो है कि कैसे तैयार किया जाता है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, डाई हाइड्रोजन का हेडिंग देते हैं। H2। अब इसका देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। निर्माण की विधियां, तब इसका गुण भी देखेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डाइहाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड by the help of following methods। डाइहाइड्रोजन को अलग अलग विधि के द्वारा हम लोग तैयार करते हैं, जिसमें से कुछ विधियां निम्नलिखित हमें यहाँ दिया गया है। पहला नंबर, बाय लेबोरेटरी मेथड। प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन को कैसे तैयार करते हैं, तो कहता है dilute H2SO4 is passed over zinc powder, then H2 gas is released। जब प्रयोगशाला में जिंक या जस्ता के चूर्ण पर तनु H2SO4 प्रवाहित किया जाता है, तब H2 गैस मुक्त होता है। रिएक्शन होगा Zn प्लस H2SO4 डाइल्यूट। अब इधर बनेगा Zn SO4 प्लस H2 गैस मुक्त होगा। तो जस्ता पर जो है तनु H2SO4 डालते हैं, तो उसके बाद जाकर के जो है कि हमको यहाँ पर जिंक सल्फेट और H2 गैस मुक्त होता है। इसको देख लीजिए, हो गया। मिटा दूं? तो पहला मेथड देखें, लैब मेथड। प्रयोगशाला में कैसे इसको तैयार करते हैं।
दूसरा नंबर, बाय मेटल्स एंड एसिड्स when any metal is reacted with dilute acid, then H2 gas is released जब किसी धातु को तनु H2SO4 तनु अम्ल के साथ संयोग कराया जाता है, तब H2 गैस मुक्त होता है। कि तनु H2 माने कोई भी तनु H2SO4 है, तनु HCl है, तनु HNO3 है। तनु मतलब यहां पर क्या है? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन या तनु सॉल्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज का जो सॉल्यूशन जब तैयार करते हैं तो उसमें सॉल्यूट का मात्रा काफी कम हो और सॉल्वेंट का मात्रा ज्यादा हो, मतलब घोलक ज्यादा घुल्य कम, अर्थात पतला घोल। जैसे हम लोग चीनी पानी का शरबत बनाते हैं ना, तो चीनी कम मात्रा में दें, पानी ज्यादा दें, शरबत बन गया, इसका मतलब वो क्या है? तनु है। और पानी बढ़ा दें तो अत्यंत तनु हो जाएगा, वेरी डाइल्यूट। लेकिन कॉन्क जब हम लोग देखते हैं कि मिष्टान भंडार में चाशनी जो तैयार होता है तो वो क्या है? कॉन्क है, सांद्र है, सांद्र विलयन, कहीं सांद्र H2SO4, सांद्र HNO3, जिसमें क्या है? सॉल्वेंट ज्यादा, घोलक ज्यादा, मतलब सॉरी, घोलक का मात्रा कम और घुल्य का मात्रा वहां पर क्या होगा? ज्यादा होगा। अर्थात चीनी की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा कम है, तो वो गाढ़ा घोल बनेगा। और गाढ़ा घोल जब बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सांद्र या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो यहां पर जाकर के कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, यहां क्या है? तनु है, अर्थात यहां पर सॉल्वेंट ज्यादा है और सॉल्यूट क्या है? कम है। तो सॉल्वेंट ज्यादा और सॉल्यूट कम हो तब उस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं तनु सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो वही डाइल्यूट सॉल्यूशन यहाँ एसिड का लेते हैं कि किसी भी एसिड को पतले घोल के रूप में लेकर के जब हम किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो H2 गैस मुक्त करता है। जैसे यहाँ पर हम लोग Zn पर ही HCl डालते हैं, डाइल्यूट, तो ZnCl2 प्लस H2। सोडियम को रिएक्शन करावे HCl के साथ, डाइल्यूट, सोडियम क्लोराइड बनेगा प्लस H2 गैस। Mg को H2SO4, डाइल्यूट, MgSO4 प्लस H2। एल्यूमिनियम को H2SO4, डाइल्यूट, Al2SO4 होल 3 प्लस 3H2। कैल्शियम को HNO3, नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट, एकदम पतला घोल है, तनु है, तो यहां पर CaNO3 का होल 2 प्लस H2। पोटासियम को रिएक्शन करावें HBr के साथ, ये भी डाइल्यूट, तो KBr प्लस H2। तो इस प्रकार से कोई भी एसिड लेते हैं और कोई भी धातु क्रियाशील सब एक्टिव धातु मेटल है और उसको रिएक्शन यदि करा रहे हैं तो हमको यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमको यहाँ रिएक्शन करेगा, साल्ट बनेगा प्लस H2 गैस मुक्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखें सेकंड नंबर में कि किसी भी मेटल को रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ तो हमेशा H2 गैस मुक्त होता है।
हो गया। जल्दी आओ ना, कितना लेट कर रहा है बाबू, आजा बैठ जल्दी से। अगला तीसरा नंबर, रिएक्शन विथ फ्रॉम मेटल एंड अल्कली metal and alkali. Less active metal react with alkali and releases H2 gas. कम क्रियाशील धातु क्षार के साथ संयोग कर H2 गैस मुक्त करता है। कम क्रियाशील धातु कहने का मतलब है, इसको कहते हैं हम लोग उभयधर्मी धातु, जो अम्ल के साथ भी रिएक्शन करे और क्षार के साथ भी रिएक्शन करे, वैसे धातु को बोलते हैं उभयधर्मी धातु। मतलब दो धर्म को पालन करने वाला, एसिड के साथ भी रिएक्शन करने के लिए रेडी है और बेस के साथ भी रिएक्शन करने के लिए रेडी है। जो बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है वो खुद एसिडिक है और जो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है वो खुद क्या है, बेसिक है। तो अम्ल और भस्म दोनों की तरह काम करने वाला जो मेटल है उसको कहते हैं उभयधर्मी या एम्फोटेरिक मेटल। तो वो एम्फोटेरिक मेटल जो भी होगा, अर्थात अक्सर ये कम क्रियाशील धातु होता है, तो वो सभी जो है रिएक्शन करता है किसके साथ, किसी क्षार के साथ, और वो जाकर के जो है कि देता है तब क्या, H2 गैस मुक्त करता है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, Zn को रिएक्शन कराते हैं कास्टिक सोडा के साथ Na2 ZnO2 प्लस H2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। एल्यूमिनियम KOH, K3 AlO3 प्लस 3H2, तो पोटासियम एल्यूमिनेट, तो पोटासियम एल्यूमिनेट बनाता है और साथ में H2 गैस रिलीज करता है। तो इस प्रकार से किसी भी मतलब कम क्रियाशील धातु और भी ले सकते हैं, जैसे Sn है NaOH, Na2 SnO2 प्लस H2, सोडियम स्टेनाइट Pb प्लस KOH, K2 PbO2 प्लस H2, पोटासियम प्लम्बाइट। तो ये सभी जो है कि मेटल रिएक्शन करता, सब जो है कि एम्फोटेरिक मेटल है। यदि उभयधर्मी धातु का नाम यदि पूछे तो ये चार में से कोई दो ठो नाम, तीन ठो नाम, जो पूछे तो उसको बता सकते हैं कि जो दोनों धर्म को पालन कर रहा है, जो अम्ल और भस्म दोनों की तरह काम कर रहा है, अर्थात जाकर के वो चाहता है
कि वो अम्ल, उसको जहां जैसा रिएक्शन कराने के लिए कहेंगे, यदि कहेंगे उसको अम्ल के साथ रिएक्शन करने के लिए तो अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा, यदि कहेंगे क्षार के साथ रिएक्शन करने के लिए क्षार के साथ रिएक्शन करेगा। तो डबल रोल में है, तो ऐसा धातु जो है सब एम्फोटेरिक मेटल है, वह धर्मी धातु है, वो रिएक्शन करता है क्षार के साथ और H2 गैस मुक्त करता है। चौथा नंबर देखते हैं हम लोग। नंबर 4, फ्रॉम हाइड्राइड्स ऑफ नन मेटल्स, अधातुओं के हाइड्राइड को गर्म करने पर H2 गैस मुक्त होता है। ऑन हीटिंग हाइड्राइड्स ऑफ non-metals, H2 gas is released। जैसे अमोनिया को गर्म करते हैं N2+3H2, फॉस्फिन को गर्म करते हैं P4+6H2। तो इस प्रकार से कोई भी H2S को गर्म करेंगे H2, तो H2 गैस रिलीज होगा जब अधातुओं के ऑक्साइड को गर्म करते हैं तब, तो वो जाकर के जो है कि हमको इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है। पांचवा नंबर, फ्रॉम कार्बन from hydrocarbon and steam, when hydrocarbons are heated with steam, then H2 gas is released। जब हाइड्रोकार्बन को जलवाष्प के साथ गर्म किया जाता है तब H2 गैस मुक्त होता है। CH4+H2O
CO plus H2, C2H4 plus H2O, twice CO plus 4H2, C2H6 plus H2O, twice CO प्लस 5H2। इस प्रकार से किसी भी हाइड्रोकार्बन को हम लोग जब गर्म करते हैं, हाइड्रोकार्बन तो पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक में, तो वहाँ पर जाके जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखे थे हम लोग, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन वगैरह सब। तो उसमें जैसे अल्काइन भी ले सकते हैं यहाँ पर, और ये की जरूरी नहीं कि C2 कार्बन वाला लेंगे, सो बात नहीं है। C4H6 4 CO प्लस 7H2। तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, चाहे एक कार्बन वाला हो, दो कार्बन वाला, जितना कार्बन वाला हो हाइड्रोकार्बन होगा, सबको स्टीम के साथ यदि गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद क्या होता है, H2 गैस मुक्त होता है। ठीक है। Number 6, from carbon monoxide and steam is heated with steam at high pressure, then H2 gas is released. जब कार्बन मोनोऑक्साइड को जलवाष्प के साथ उच्च दाब पर गर्म किया जाता है, तब H2 गैस मुक्त होता है। जैसे CO प्लस H2O वेपर है, CO2 प्लस H2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को भी जलवाष्प के साथ यदि गर्म करते हैं हाई प्रेशर पर, तो यहाँ पर क्या होता है, हमको H2 गैस मुक्त होता है। अब ये सारा मेथड तो जनरल मेथड हम लोग देख लिए, एक लैब मेथड भी देखे, प्रयोगशाला विधि। अब जो मेथड देखने जा रहे हैं वो है बड़े पैमाने पर हम कैसे प्राप्त करेंगे H2 गैस, क्योंकि H2 गैस भविष्य का ईंधन बोला जाता है। इन फ्यूचर हमको H2 गैस का बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करना होगा, या यूज करेंगे हम लोग आगे फ्यूचर में जाकर के। जो जैसे अभी CNG गैस है, नेचुरल गैस है, उसी प्रकार H2 गैस का भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे बहुत सारे, मतलब गाड़ियाँ वगैरह चलाने में, या और भी कहीं पर, मतलब ईंधन के रूप में उसका इस्तेमाल करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं, और यह किया भी जा रहा है। जैसे फ्यूल सेल का इस्तेमाल होता है, रॉकेट सब जो लॉन्च होता है तो वहाँ पर जो सेल यूज किया जाता है, फ्यूल सेल, ईंधन सेल, तो वहाँ पर H2 गैस का यूज होता है। तो इसलिए H2 गैस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में होने वाला है फ्यूचर में, और अभी भी कर रहे हैं। तो इसलिए जाकर के जो है कि हमको इंडस्ट्रियली तौर पर, माने बड़े पैमाने पर कैसे हाइड्रोजन तैयार करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर मेथड देखते हैं। तो 7 नंबर,
नंबर 7, इंडस्ट्रियल मेथड, औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि। At a large scale, when acidic or alkaline solution of H2O is electrolyzed, then H2 gas is released at cathode. जब बड़े पैमाने पर जब जल के अम्लीय या क्षारीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराया जाता है, तब H2 गैस कैथोड प्लेट पर जमा होता है। H2SO4 और NaOH को भी अल्कली एसिड इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। तत्पश्चात 2H2 प्लस O2 ये जमा होगा एट कैथोड और ये जमा होगा एट एनोड। तो इस प्रकार से H2 गैस प्राप्त करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के पश्चात बड़े पैमाने पर। हो गया, लिख लीजिए। तुम लोग लिख रहा है हो जल्दी लिखना, इतना लेट करता है तुम लोग। ठीक, इसी में दूसरा में तरीका से और भी तैयार करते हैं हम लोग। आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous solution of NaCl, KCl or it's like other salts, then H2 gas is released at cathode plate. NaCl या KCl या इसके समान अन्य लवण
के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराया जाता है तो कैथोड प्लेट पर H2 गैस मुक्त होता है। जैसे ये NaCl है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो ये टूटेगा Na प्लस Cl माइनस। H2O है, H प्लस प्लस OH माइनस। अब जाकर के जो है Cl माइनस Cl2 2 इलेक्ट्रॉन जमा होगा एट एनोड। H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 गैस एट कैथोड। अब बाकी जो बचा Na प्लस और OH माइनस, ये बना लेता है NaOH। H सॉल्यूशन के रूप में पड़ा रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कैथोड प्लेट पर यहाँ पर क्या हो रहा है, H2 गैस जमा होता है। अब इसी रिएक्शन को दूसरे रूप में भी दर्शा सकते हैं। पहले इसको लिख लीजिए, इसको यहाँ पर शॉर्ट करेंगे इस दोनों को, और उसके दूसरे रूप में भी दिखला सकते हैं। पहले लिखिए इसको। हो गया। अब इसी रिएक्शन को दिखलाते हैं। सेम इक्वेशन को हम लोग दूसरे रूप में दिखला सकते हैं। जैसे यहां पर दिखलाते हैं, NaCl है, वो तो टूटेगा ही, इलेक्ट्रोलाइसिस अब ये Cl माइनस Cl2 के रूप में जमा होगा एट एनोड। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये Na प्लस 2 Na प्लस 2 H2O प्लस ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया गया है वो इलेक्ट्रॉन, तो ये बनाएगा ट्वाइस NaOH प्लस H2। अब ये H2 जमा हो जाएगा एट कैथोड और ये रह जाएगा एज सॉल्यूशन। तो बात बराबर है, सेम ही रिएक्शन है दोनों। वहाँ थोड़ा डिटेल कर दिए और यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। यहाँ 3 स्टेप में काम पता चल गया। तो ये इस प्रकार से रिएक्शन जो है कि हमको यहाँ पर कंप्लीट हो करके हर हालत में H2 गैस कहाँ जमा हो रहा है, कैथोड पर। तो इस प्रकार से आके जो है कि H2 गैस बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। दोनों में से कोई भी एक, तो जल और एसिड जो हम लोग बैटरी में डालते हैं। तो बैटरी में क्या डाला जाता है, जल, डिस्टिल वाटर और साथ में एसिड डालते हैं। तो वो एसिड और डिस्टिल वाटर दोनों वहाँ पर रिएक्शन करता है, जो पिछला रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं। और उसके बाद ये फिर जाकर के जो है कि और इससे बृहद पैमाने पर यदि हमको तैयार करना है तो हमको इसका यूज करते हैं। कास्टिक माने जो सोडियम क्लोराइड है, कास्टिक सोडा का निर्माण होता है उसमें, साथ में बाय प्रोडक्ट के रूप में, और साथ में H2 गैस हमको यहाँ पर मुक्त होता है। तो इन सारे विधियों के द्वारा हम H2 गैस को तैयार कर सकते हैं। तो इतनी ही जानकारी आज के लिए, अगले दिन मिलते हैं इसके प्रॉपर्टीज के साथ। थैंक यू।